मेरा नाम पाकीज़ा है। ये तब की बात है जब मेरी उम्र 20 साल के करीब थी और मैं कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। फिर एक दिन वो भी आया जब एक लड़का मुझे बहुत पसंद आने लगा। वो मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ता था, बल्कि हम दोनों एक ही बस में सफ़र करके अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। मैं अपने कॉलेज के रास्ते पर उतर जाती थी, जबकि उस लड़के का दफ्तर आगे था, इसीलिए वो बस में ही रहता था। इसी तरह हमारी रोज़ाना मुलाकात होती थी। हम दोनों की मुलाकात बस में ही होती थी और वो लड़का बहुत हैंडसम था। उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, इसीलिए वो बस में सफ़र करता था। मेरे पास भी कोई ज़ाती सवारी नहीं थी, इसीलिए मैं भी बस के ज़रिए कॉलेज जाती थी। फिर हम दोनों बस स्टॉप पर खड़े होकर बस के आने का इंतज़ार किया करते थे और जब बस आती तो एक साथ सवार हो जाते थे। कभी कभार मैं जल्दी बस स्टॉप पर पहुंच जाती थी और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत शुरू होगी। एक दिन ऐसा आया जब हमने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए और उसके बाद हमारी बातचीत मज़ीद बढ़ने लगी। हम एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में भी जानने लगे। मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी। हमारे घर में मेरे दादा दादी, बड़े ताऊ जी और उनकी फैमिली, चचा चच्ची की फैमिली और हमारी अपनी फैमिली सब एक साथ रहते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे घर वालों ने पहले ही सोच रखा था कि जैसे ही मेरी पढ़ाई मुकम्मल होगी मेरी शादी कर दी जाएगी, क्योंकि घर में शादी के लिए अब मेरा नंबर था। मेरे दो बड़े भाई और बहन की शादी हो चुकी थी और मेरे बाद मेरी एक छोटी बहन थी। मेरे वालदैन को मेरी पढ़ाई जल्द मुकम्मल होने की बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरा रिश्ता पहले से ही तय था। लेकिन जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था। इसके बावजूद मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी लड़के को पसंद करती थी। मेरे घर वालों ने मेरी मर्ज़ी पूछी थी, लेकिन उस वक़्त मैं किसी को भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप लोग मेरे लिए बेहतर फ़ैसला करेंगे और मैं आपकी खुशी में ही खुश हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी मेरे वालिदैन की पसंद से हुई थी, जबकि मेरे भाई ने मोहब्बत की शादी की थी। मेरे दोनों बहन भाई एक शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थे और मैं भी उन्हें देखकर खुश होती थी। इसी वजह से मैं भी चाहती थी कि मेरी शादी भी जल्द हो जाए। लेकिन जिस दिन मेरी मुलाकात रिजवान से हुई, मैं उसे पसंद करने लगी थी। रिजवान एक अच्छा लड़का था और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। अब मैं दिल ही दिल में अफसोस करती थी कि मेरा रिश्ता इतनी जल्दी तय क्यों हो गया, जबकि मुझे तो अब रिजवान पसंद आने लगा था। रिजवान की फैमिली में उसकी एक शादीशुदा बहन और एक छोटा भाई था जो हॉस्टल में पढ़ता था। वो जवान था, लेकिन उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी और वो रिजवान से 4 साल छोटा था। उसकी बहन सबसे बड़ी थी और वालदैन के इंतकाल के बाद उसने अपने दोनों बहन भाइयों की देखभाल की थी। रिजवान ने बताया कि उसकी बहन की शादी हो चुकी है और उसका ससुराल करीब ही मोहल्ले में है, इसीलिए वो अपने मायके आती जाती रहती है और अपने भाइयों का ख्याल रखती है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि बहनें ऐसी ही होती हैं जो शादी के बाद भी अपने भाइयों की फिक्र करती है। एक दिन रिजवान ने बातों ही बातों में मुझे प्रपोज कर दिया। उसने बताया कि उसकी बहन उसके लिए रिश्ता तलाश कर रही है। उस वक़्त मैंने उसे नहीं बताया था कि मेरा रिश्ता पहले ही तय हो चुका है और मेरी पढ़ाई मुकम्मल होते ही मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। हम दोनों के एक दूसरे के साथ बात करते हुए 6 महीने गुजर चुके थे। फिर एक दिन रिजवान ने मुझे बताया कि उसकी बहन उसके लिए लड़कियां देख रही है। ये सुनकर मैं खामोश ना रह सकी और मैंने उसे अपनी हकीकत बता दी कि मेरा रिश्ता पहले ही तय हो चुका है। मेरी बात सुनकर रिजवान को बहुत दुख हुआ। वो कहने लगा, मैं अपनी बहन को तुम्हारे बारे में बताने ही वाला था। अगर वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आती तो तुम्हारे घर वाले उसकी तौहीन कर देते। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी बहन को अभी कुछ नहीं बताया। अब तुम बताओ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत की शादी करती हो या नहीं? रिजवान मुझसे नाराज हो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं उसके प्यार में इतनी खो चुकी थी कि चाह कर भी उसे ये बात साफ नहीं बता सकी। आखिरकार मैंने उसे कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो बोला, अगर ऐसा है तो मुझे अपने खानदान के सामने अपने लिए खड़ा होना होगा और तुम्हें अपने मंगेतर से शादी करने से इनकार करना होगा। उसकी बात सुनकर मैं परेशान होगी। मैंने उसे कहा
कि मैं अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करूँगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर वालों से इस बारे में कैसे बात करूं। मुझे यकीन था कि मेरे घर वाले रिजवान के साथ मेरी शादी कभी नहीं होने देंगे। अगर मैंने इस बारे में बात की तो घर में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। जब मैंने ये बात रिजवान से की कि मैं अपनी फैमिली से बात करने की हिम्मत जमा नहीं कर पा रही, तो वो कहने लगा, अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं खुद तुम्हारे घर वालों से आकर बात कर लेता। मैंने जवाब दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भी मेरे घर वालों से आकर बात कर सकते हो। लेकिन रिजवान ने कहा, इस तरह बात बिगड़ सकती है। अगर तुम्हारे घर वालों ने मेरे सामने तुम्हें डांट दिया या हम दोनों को अलग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर वालों के सामने ही तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। मैंने कहा, जिस लड़के के साथ मेरा रिश्ता हुआ है मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे तुमसे ही शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर रिजवान कहने लगा, अगर तुम वाकई ऐसा चाहती हो तो मैं कल ही तुम्हारे घर आऊँगा और हम दोनों कल ही शादी करेंगे। अगले दिन का मैं बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। जब रिजवान हमारे घर आया तो मेरे बाबा ने साफ कह दिया कि हमारी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। रिजवान ने जवाब दिया, आपकी बेटी मुझसे मोहब्बत करती है और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उससे पूछ सकते हैं। रिजवान की बात पर मेरे घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मुझे बुलाया गया और पूछा गया कि क्या वाकई में इस लड़के से मोहब्बत करती हो, तो मैंने सब की तरफ देखा। हर तरफ अजीब नज़रें मेरी तरफ थी, लेकिन जब मेरी नज़र रिजवान पर पड़ी तो मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत मज़ीद बढ़ गई। मैंने हिम्मत करते हुए कह दिया, जी हाँ, मैं रिजवान से मोहब्बत करती हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनकर घर वालों को बहुत गुस्सा आया। मैंने ये भी कह दिया कि मैं उस लड़के को पसंद नहीं करती जिसके साथ मेरा रिश्ता तय किया गया है। मेरे ताऊ जी गुस्से में कहने लगे, बदतमीज लड़की, ये बात तुम पहले क्यों नहीं बता सकती थी? अब तुम अपने घर वालों की इज्जत खराब करना चाहती हो। रिजवान ने तहम्मुल से कहा, अंकल, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मैं एक अच्छी नौकरी करता हूँ और आप यकीन करें, जहाँ आपने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया है मैं उससे कहीं बेहतर हूँ। आपकी बेटी मेरे साथ ज़्यादा खुश रहेगी। लेकिन मेरे घर वालों ने रिजवान की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैंने भी साफ कह दिया, अगर आप लोगों ने मेरी शादी रिजवान से नहीं की तो मैं शादी वाले दिन ही इस घर से भाग जाऊंगी। मेरी ये बात सुनकर पूरा खानदान सदमे में आ गया और बहुत गुस्से में था। मेरे बाबा ने गुस्से से कहा कि तुम अभी और इसी वक्त इस लड़के के साथ हमारे घर से निकल जाओ। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम खुद लड़के वालों से माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि अभी तो हम बात को संभाल सकते हैं, लेकिन शादी वाले दिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ताया जी ने बाबा को समझाने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने सख्ती से कहा, अगर मेरी बेटी किसी लड़के के साथ शादी करना चाहती है तो वो इस घर से निकल जाए और इसके साथ शादी कर ले। हम इससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। इस तरह मैं रिजवान के साथ अपने घर से भाग आई थी और मेरे घर वालों ने मेरे साथ तमाम रिश्ते और नाते तोड़ दिए थे। मुझे उस वक़्त बहुत रोना आया, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मोहब्बत की जीत के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। रिजवान और मैंने शादी कर ली और वो मुझे अपने घर ले आया। रिजवान का घर बहुत खूबसूरत था। जैसे ही मैं उसके घर के अंदर दाखिल हुई, सामने एक औरत बैठी हुई नजर आई। मेरे शोहर ने बताया कि वो उसकी बहन है। जब उसने रिजवान से पूछा, ये लड़की कौन है, तो उसने जवाब दिया, ये तुम्हारी भाभी है। मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। अब तुम्हें मेरे लिए लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। रिजवान की बात सुनकर उसकी बहन हैरत से देखने लगी और गुस्से में बोली, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारे लिए अपनी पसंद की लड़की से रिश्ता तय कर दिया था और तुम बिना बताए शादी करके आ गए। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। रिजवान ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है? ये भी तो अपना रिश्ता तोड़ कर आई है, यहाँ तक कि इसके घर वालों ने इससे तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। तुम भी लड़की वालों को इनकार कर दो और कह दो कि वो हमें पसंद नहीं आई, बात ख़त्म हो जाएगी। ये कहकर रिजवान मुझे अपने कमरे में ले गया। मैं जो पहले खौफजदा थी कि पसंद की शादी के बाद
مجھے بہت سی مشکلات پیش آئیں گی۔ اب میرا وہ سارا خوف دور ہو گیا تھا، کیونکہ رضوان میرے لیے ایک بہترین شوہر ثابت ہوئے تھے۔ لیکن جلد ہی میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک دن رضوان ہنستا مسکراتا دفتر گیا، لیکن واپسی پر اس کی لاش آئی۔ وہ ایک حادثے میں جاں بحق ہو چکا تھا اور موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ جب مجھے شوہر کی موت کی خبر ملی تو میں صدمے میں ڈوب گئی۔ میں تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن اسی دوران میں نے کچھ حد تک یہ خوشگوار حقیقت بھی جان لی کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ رضوان کی موت کے بعد اس کا چھوٹا بھائی بھی ہاسٹل سے اپنی تعلیم چھوڑ کر گھر آ گیا تھا۔ میرا حال برا ہو چکا تھا۔ میں اپنے شوہر کی یاد میں دن رات رو رہی تھی اور خود کو بے حد تنہا محسوس کر رہی تھی، جبکہ میری ناند کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کی موت نے اسے بھی گہرا صدمہ دیا تھا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میری ناند تو پہلے ہی میری خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ جب بھی وہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ خوش دیکھتی، اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس کی یہ ناراضی اچھی طرح سمجھ آتی تھی، کیونکہ وہ شروع ہی سے اپنے بھائی کی شادی اپنی پسند کی لڑکی سے کروانا چاہتی تھی۔ لیکن رضوان نے اس کی مرضی کے برخلاف میری محبت میں مجھ سے شادی کر لی تھی اور اپنی بہن کو بتایا تک نہیں تھا۔ یہی بات اسے آج تک کھٹک رہی تھی اور وہ اپنا سارا غصہ مجھ پر نکالتی تھی۔ شوہر کے سامنے تو وہ سیدھی اور نرم لہجے میں بات کرتی، لیکن ان کی غیر موجودگی میں مجھے تکلیف دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ اب جب میرا شوہر اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا، میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ میرے میکے والوں نے بھی مجھ سے تمام تعلقات توڑ دیے تھے اور میں اپنے شوہر کی بیوہ بن کر سسرال میں زندگی گزار رہی تھی۔ میری ناند روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے پریشان کرتی تھی۔ میرا دیور جو ہمارے ساتھ ہی رہ رہا تھا کہتا تھا کہ وہ ہاسٹل واپس نہیں جائے گا چاہے اس کی پڑھائی رک جائے۔ اس نے کہا تھا کہ اب گھر میں آپ دونوں اکیلی رہ گئی ہیں اور بھائی کے بعد آپ دونوں کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ بہت اچھا تھا اور ہمیشہ میرے ساتھ ہمدردی کرتا تھا۔ گھر میں سب کو معلوم تھا کہ میں امید سے ہوں۔ شوہر کی موت کے بعد میری حالت کافی کمزور ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے مجھے زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ میرا دیور یہ سب باتیں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ صبح اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا جاتا اور شام کو واپس آ کر مجھے کام کرتے ہوئے دیکھتا تو ناراض ہو جاتا۔ ایک دن اس نے میری ناند سے کہا کہ بھابھی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ ان سے گھر کا کام کروائیں، آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس بات پر میری ناند نے اسے بہت ڈانٹا، کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا۔ ناند نے غصے سے کہا، تمہیں گھر کے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لڑکی تمہارے بھائی کے ساتھ بھاگ کر آئی تھی اور اس نے تمہارے بھائی کی زندگی برباد کر دی۔ سارا دن اسے پریشان کرتی تھی اور اس کے پیسے خرچ کرتی تھی۔ تمہارا بھائی اس سے تنگ آ چکا تھا، اس لیے تو بیچارہ اتنی جلدی دنیا سے چلا گیا۔ تم کیا جانو کہ یہ کیسی ہے اور تم ہو جو اس کی طرفداری کر رہے ہو۔ میرے دیور نے اپنی بہن سے کہنا شروع کیا، وہ ماں بننے والی ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھو۔ میری ناند نے اس پر طنزیہ انداز میں جواب دیا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہر عورت ماں بنتی ہے اور ساتھ میں گھر کے سارے کام بھی کرتی ہے۔ یہ یہاں ہمارے گھر میں فری میں تو نہیں رہ سکتی۔ میرے دیور نے یہ سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ میں پہلے کبھی اپنی ناند کو شوہر کی موجودگی میں ایک دو باتیں سنا دیتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ مجھے احساس تھا اگر میں نے اپنی ناند سے بدتمیزی کی یا کسی قسم کا جھگڑا کیا تو وہ مجھے اس گھر سے نکال دے گی، اور اگر ایسا ہوا تو میرے پاس کہیں جانے کی جگہ نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے اس کی ہر زیادتی کو خاموشی سے برداشت کرنا شروع کر دیا۔ میرا دیور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کم نمک اور مرچ کھانے کا مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہوا تو بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ میری ناند کو بھی معلوم تھا، کیونکہ میرا چیک اپ گھر پر ہی ہوتا تھا۔ میں ہسپتال جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے ڈاکٹر کو گھر بلا لیتی تھی۔ میرا دیور اپنی پڑھائی چھوڑ کر اپنے ہی شہر میں نوکری کر رہا تھا تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ ایک دن میں نے کھانا بنایا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر
थोड़ी देर के लिए सो गई। रात को जब मेरा देवर काम से वापस आया तो हम सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही मैंने खाना शुरू किया मेरे होश उड़ गए। खाने में नमक और मिर्चें इतनी ज़्यादा थी कि मेरा हलक जलने लगा और मैं ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। मेरे देवर ने फौरन पानी लाकर मुझे दिया। इस पर मेरी नंद ने तंजिया अंदाज में पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, खाने में नमक और मिर्च बहुत तेज हैं, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। जिस पर नंद ने कहा कि ये तो बस तू ही जानती होगी कि नमक मिर्च कैसे तेज हुआ। मैं बगैर खाना खाए ही डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चली गई। आधी रात को मुझे बहुत तेज भूख लगी, लेकिन खाने में नमक और मिर्च इतना ज़्यादा था कि मैंने कुछ खाया ही नहीं था। मेरी नंद और देवर शायद बाहर ही कुछ खाकर आ चुके थे, लेकिन मैं भूखी ही बैठी रही। भूख और कमज़ोरी की वजह से मैं किचन में जूस पीने गई और जूस पीकर वापस अपने कमरे में सो गई। अगली सुबह मेरे देवर ने बताया कि उसे अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है और वो 2 दिन बाद वापस आएगा। वो जल्दी से अपना सामान पैक करके घर से रवाना हो गया। अब घर में सिर्फ मैं और मेरी नंद रह गए थे। मेरी तबीयत पहले ही खराब थी, ना खाने का कोई ख़ास इंतज़ाम था और ना ही आराम का मौका मिल रहा था। और अब मेरे देवर के जाने के बाद मेरी नंद ने मुझे मज़ीद तंग करना शुरू कर दिया। वो बिला वजह मुझसे घर के सारे काम करवाती, साफ बर्तन भी दोबारा धोने को कहती और बार बार कपड़े धुलवाती। वो मुझे वज़न उठाने को भी कह रही थी, हालांकि डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया था। जब मैंने इस बात पर एहतजाज किया और लड़ाई शुरू हुई तो मेरी नंद ने गुस्से में आकर मुझे घर से निकाल दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरे साथ ऐसा ना करे, लेकिन वो मुझे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई। उसी लम्हे मेरा देवर अचानक दरवाजे पर आ गया। उसने मुझे नंद के चुंगल से बचा लिया। वो हैरानी और गुस्से से बोला, आप ये सब क्या कर रही हैं? मेरी नंद ने फौरन मेरे देवर के सामने भी वही झूठ बोल दिया जो वो अक्सर मेरे शोहर के सामने बोलती थी। उसने कहा कि ये हमारे भाई के हिस्से की बात कर रही है, हालांकि इसका बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और ये घर के हिस्से का मुतालबा कर रही है, इसीलिए मैं इसे यहाँ से निकाल रही हूँ। मेरा देवर हैरत से मेरी तरफ देखने लगा और मैंने रोते हुए इनकार में सर हिला दिया। वो मेरी बात समझ गया और फौरन मुझे संभाल कर अपने कमरे के अंदर ले गया। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि मेरी नंद गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मैंने शुक्र का सांस लिया कि मेरे देवर ने वक़्त पर आकर मुझे इस सूरत हाल से बचा लिया। मेरा देवर मुझसे कहने लगा, भाभी क्या सच में आपको इस घर में भाई का हिस्सा चाहिए? मैंने जवाब दिया, मुझे इस घर में किसी किस्म का हिस्सा नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इस घर में रहने की जगह चाहती हूँ। जब मैंने तुम्हारे भाई से शादी की थी तो मेरे घर वालों ने मुझसे सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, इसलिए मेरे पास कहीं और जाने का ठिकाना नहीं है। मैं इस घर में अपने शोहर की बेवा बनकर रहना चाहती हूँ और अपनी सारी ज़िंदगी उनके और उनके बच्चे के नाम कर देना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है। मेरा देवर बोला, भाभी मैं जानता हूँ कि मेरी बहन झूठ बोल रही है, क्योंकि आपकी सच्चाई आपकी आंखों से जाहिर होती है। मैं कभी आपको इस घर से जाने नहीं दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। जब उसने अपनी शर्त बताई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि भाभी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब आप मेरी बीवी बन जाएंगी तो आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। मैं इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरा देवर बोला, भाभी आपने अभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। जब वो इस दुनिया में आएगा और अपने वालिद का नाम पूछेगा तो आप क्या बताएंगी कि उसका वालिद अब इस दुनिया में नहीं है? आखिरकार हालात के दबाव और अपने बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र में मेरी शादी मेरे देवर से होगी। उसके बाद मेरी नंद मज़ीद परेशान होगी, क्योंकि मेरी इस घर में हैसियत दोबारा बहाल हो गई थी। उसने हमारी शादी पर बहुत हंगामा किया, लेकिन मेरे देवर ने उसकी किसी बात को अहमियत नहीं दी। मेरी नंद चाहती थी कि उसके शोहर आकर उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन तब खबर आई कि उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। ये सुनकर मेरी नंद पागल सी होगी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अपने ससुराल नहीं गई थी और इसी लापरवाही के बाइस उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली। यूं वो मेरा घर बर्बाद करते करते बिलाखिर अपना घर ही बर्बाद कर बैठी। बेशक नीयत को ही मुरादें होती हैं।